गेती आरा साहिबा, जो अमन मुज़ाकरात हुए, जो अमन मुआहिदा हुआ, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बातें हुई, वहाँ की भूख इफलास के ख़त्म होने की बातें हुई, लोगों के वापस लौटने की बातें हुई, किस हद तक वो हकीकत पसंदाना थी या किस हद तक अब वो फरेब लगने लगी? देखिए, पीस टॉक जो है जब वो शुरू हुई थी और जब ये मुआहदा हुआ है, तो आपने देखा कि उस वक्त दो किस्म के लोग थे जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, स्पेशली कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस का, क्योंकि उसको ब्रोकर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, सदर ट्रंप का खुद ज़ाती तौर पे उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ था। तो बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखा जा रहा था। दूसरी तरफ जो लोग जिनकी रिजर्वेशंस थी, जिनको तशवीश थी सारी सूरत हाल पे, उनको यही यकीन था कि ये मामलात आराम से आगे नहीं बढ़ेंगे। उसकी वजह ये कि हिस्ट्री यही बताती है कि एक तो ये कोई पहला अमन मुआहदा नहीं था, जिस और कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जिन पे पहली दफ़ा इसराइल ने और पैलेस्टीनियंस ने अग्री की है। माजी में ऐसा कई बार हुआ है, और इसराइल की बदकिस्मती से एक हिस्ट्री है जो है सीज़ फायर को वायलेट करने की। ये कोई मैं नहीं कह रही, ये आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, आप तीन चार चीज़ों को भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और उन पे ये कई बार तनकीद होती रही है, एनालिसिस के ऊपर बार बार यही बात उठाते रहे थे। तो वो बातें हमारे फौरन सामने भी आई। पाकिस्तान ने तो उसी वक्त कह दिया था कि ये वो मतन ही नहीं है, ये उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो इंक्लूडेड होने चाहिए इनिशियली इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो हैं डिस्कस किए गए थे न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में। लेकिन हम तो पहले ही, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एतराज़ कर चुकी थी। इसके ऊपर कतर ने भी अपने तशवीश का इजहार किया था, सिर्फ पॉइंट्स की हद तक, अभी एग्जीक्यूशन की तो बात ही नहीं आई थी। दूसरी तरफ ये कि अब जो सूरत हाल है वो अब जाहिर है कि इस वक्त मार्को रूबियो जो हैं, जो मिनिस्टर हैं, यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं इसराइल में, अपने 3 दिन के दौरे के पे वो पहुंच गए थे परसों। और जेडी वांस जो हैं, जो नायब सदर हैं अमेरिका के, वो भी वहाँ एक दिन के विजिट पे थे जब ये बिल जो है, एक बड़ा मुतनाज़ा बिल जैसे कहा जा रहा है, जो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन का बिल है, वो टेबल किया गया कनेसेट में, जो कि इसराइली पार्लियामेंट है। और वहाँ पे जो है वो काफ़ी इसके ऊपर कहा ये जा रहा है, जैसे रिपोर्ट हो रहा है कि जो मौजूदा इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो इसके हक में नहीं थे। उनका ये ख्याल यही है, जो जिस तरह कोट किया गया है उनको इसराइली अखबारों में भी, कि वो ये नहीं चाहते थे कि ये इस वक्त ये इस किस्म का कोई बिल आए। तो लेकिन गेती आरा साहबा, अगर फर्ज ये कर लें, बिल अगर इसको एक जो मुख्तलिफ है, एंगल से अगर देखा जाए, तो ये दो बड़ी शख्सियात मार्को रूबियो और जेडी वेंस का इजराइल के अंदर मौजूद होना, बेंजामिन नेतन्याहू का उसके मुखालिफ होना, तो फिर क्या इजरायली पार्लियामान अमेरिका को यह पैगाम देना चाहती है कि हमें डिक्टेट ना किया जाए? देखिए, इसराइल ने तो कभी भी कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया कि वो किसी की भी सुनते हैं। ये तो आप पता नहीं, मतलब कोई गलतफहमी है। वो अपनी टर्म्स पे सब कुछ करते हैं, और उनकी पावर बहुत सारी चीज़ों में मौजूद है जिसको वो एग्जर्ट करते हैं वक्त आने पे। और अमेरिकन स्टेट में भी उनका ऐसे ही सिक्का चलता है, और सारी दुनिया में। सो ये इसको तो आप छोड़ दें कि वो कोई उनको डिक्टेट करेगा या नहीं करेगा, वो अपनी ही टर्म्स पे काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि बज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप वोटिंग देखें, जो इसकी प्रिलिमिनरी वोटिंग हुई है, उसमें उनकी पार्टी ने तो शिरकत नहीं की, वो नहीं गए और उन्होंने वोट भी नहीं किया। लेकिन उनकी पार्टी का एक मेंबर है जिसकी वजह से ये बिल प्रिलिमिनरी तौर पे पास हुआ है, जो इसकी फर्स्ट रीडिंग में। तो जाहिर है कि वो उनकी पार्टी से कैसे चला गया। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँगी जरूर उन्होंने ही भेजा है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनको बिल्कुल पता नहीं है। तो ये काफी उनकी अंदर की सियासत जो है वो बड़ी खतरनाक है, उनके अपने मुल्क की भी। उनको फार राइट्स जो एक वहां पे एक बढ़ गया है बहुत ज्यादा, यानी कि वो पहले मौजूद नहीं था, इस वक्त तो वो खुल के बोलते हैं। जैसे कि उनके नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर बेन गवेर हैं, वो तो बहुत ओपन है कि ऐसी कोई फलस्तीन नाम की कोई चीज नहीं है, फलस्तीनियों को जीने का हक नहीं है। और वो बहुत ज्यादा ओपन है इस बारे में। उनकी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद जो है, जो बहुत ज्यादा फार राइट की इस वक्त एक गलबा है कनेसेट पे, तो वो तो बिल्कुल इस बात को सुनना भी नहीं चाहते कि फलस्तीन नाम की कोई चीज़ है। तो उनको इस बात तक लाना कि वो उनको एक तरह जीने का हक दे दें ही एक बहुत बड़ा इस वक्त कयामत बनी हुई है। और
आप देखेंगे कि वहाँ के जो पोल्स आते हैं, और मैं नहीं कह रही, पोल्स मौजूद हैं बड़े इंडिपेंडेंट सोर्सेस से, बहुत सारा जो वहाँ के अवाम हैं वो भी सपोर्ट करते हैं इस सब चीज़ को। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अच्छा कोई गेतियारा कॉन्स्पिरेसी साहबा, एक थ्योरी चीज नहीं है। बताइए कि ये जब तक अमेरिका उनके मगवी हमास की हिरासत के अंदर मौजूद थे तो वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के मुखालिफ भी नारेबाजी होती रही। उन के जो लवाहिकीन थे वो हुकूमत के ऊपर जोर डालते रहे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, जंग नहीं मुसल्लत करनी चाहिए, हमारे अपने लोग जो हैं वो खतरे में हो सकते हैं। अब जब उनकी रिहाइयां अमल में आई हैं तो क्या वो ख्यालात जो हैं वो टिल्ट कर चुके होंगे? देखिए, नेतन्याहू को तो बहुत किस्म के मसाइल का सामना है अंदरूनी तौर पे। उन पे बहुत से करप्शन के केसेस हैं जिनको उन्होंने डील करना है। वो प्राइम मिनिस्टरशिप को किसी वजह से चिपके हुए हैं। उनकी कोई बहुत ज़्यादा अवाम में मकबूलियत वैसे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के जो अवाम है वो बहुत खुले दिल के साथ फ़लस्तीन को कोई रियासत के तौर पर तस्लीम करते हैं। जैसे मैंने आपको रेफर किया, आप बहुत से पोल्स हैं, दे आर आउट देयर, आप पढ़ सकते हैं उसमें कितनी परसेंटेज है जो कि इस सारी मैस किलिंग को सपोर्ट करती रही है। तो ये कोई वो नहीं है कि नेतन्याहू हटेंगे तो वहां पे एकदम से बहुत कोई अच्छे हालात हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप ये याद रखें कि नेतन्याहू की पार्टी बज़ाहिर एक जो है ऐसी पार्टी है जो कि कोई एक्सट्रीम व्यूज नहीं रखती वहां के हिसाब से। जो एक्सट्रीम व्यूज वाले हैं वो लोग तो इससे भी बहुत आगे जाते हैं। तो वो जो एक्सट्रीम व्यू हैं उन्होंने ही ये वेस्ट बैंक का एक शोशा क्रिएट किया है, जिसको अमेरिका ने तो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो इसको बिल्कुल एक तो जेडी वॉन्स ने तो कहा है कि एक इंसल्ट के तौर पे उन्होंने तो कहा कि ये है और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। मार्को रूबियो वाज आल्सो क्लियर कि हम किसी तौर पे भी इसको अग्री नहीं करेंगे कि उस तरह तो फलस्तीन का आगे किसी किस्म की भी रियासत की शक्ल इख्तियार करने की सूरत ही खत्म हो जाती है। सारी लैंड ही कब्जे में चली जाएगी अगर इस तरीके से, जो कि पहले भी ली जा रही है, कभी भी नहीं रुका है इसराइल वहां पे उस इलाके में कब्जा करने से। तो वो तो पूरी एक हिस्ट्री है। तो वो तो आप भूल जाएं कि वो इस वक्त भी आप देखें तो इसीलिए अमेरिका इस वक्त खुद भी मौजूद है वहां पे, और ये और ऐसी जो है मिलिशिया, ऐसी जो है पीस कीपिंग फोर्सेस लाने की बात भी वहां पे कर रहा है, और जो ताकि बात को आगे बढ़ाया जा और सके, ताकि अगर ये वेस्ट जो बैंक पीस को पॉइंट्स ऑक्युपाई हैं, जो करने के पॉइंट्स हवाले हैं, से उनको एग्जीक्यूट बाकायदा किया तौर जाए। पे इकदाम शुरू हो जाते हैं और उसको ऑक्युपाई करने के तमाम मुतालिबात मिन्नुअन तस्लीम कर लिए जाते हैं, तो फिर क्या हम ये समझें कि पीस डील जो है वो मुस्तकबिल करीब में डीरेल हो जाएगी? नहीं, किस, मैं समझी नहीं आपकी बात। कौन कौन अगर वेस्ट किसको बैंक को ऑक्युपाई करने कौन के से लिए वो मुद्दा पे? इकदाम शुरू कर देते हैं तो नहीं, अब देखिए वो एक तो वो बहुत कुछ करते रहे हैं, लेकिन अगर इस वक्त अमेरिका दो टोक अल्फाज में कह रहा है तो जाहिर है कि फिर वेस्ट बैंक को जो है वो नहीं ऑक्यूपाई कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल ब्लेटेंटली आप ये कह सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसराइल ने कभी प्रोसीड नहीं किया वेस्टर्न पावर्स के बगैर अपने किसी प्लान के ऊपर। तो अगर अमेरिका बिल्कुल ही उनका साथ नहीं देना चाहता इसके ऊपर, तो ये एग्जीक्यूशन फिलहाल तो फिर नहीं होने वाली। दूसरी बात ये है कि उनको अपनी ये जो पीस पॉइंट्स जो उन्होंने मंजूर करवा रखे हैं, अग्री किया है बहुत सारे मुल्कों को इसमें मिला के अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ अमेरिका लेके जाना चाहता है और मुल्कों को इसमें शामिल करना चाहता है, जो कि फिर एक अलग एक मसला है कि उसमें कौन से मुल्क अग्री करेंगे इसराइल को तस्लीम करना, किन बुनियादों पे करेंगे, कब करेंगे, वो एक अलग, वो बात कभी वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। तो अभी अमेरिका का कम से कम जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल यही है कि इस चीज को बिल्कुल आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि इससे तो फिर जाहिर है कि किसी किस्म की इस पे कोई अमली कार्रवाई होती है तो सब कुछ डिटेल हो जाएगा, जैसे आपने इसको कहा है।